क्या आप जानते हैं यूरोप का चौथा सबसे बड़ा देश जो कभी अपने ताकतवर साम्राज्य और खूबसूरत कल्चर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, आज एक ऐसी अजीब स्थिति से गुजर रहा है कि यहाँ की 70% जमीन लगभग खाली पड़ी है। जी हाँ, करोड़ों की आबादी वाला यह देश मानो अपने ही नक्शे पर गुम हो रहा है। मगर सवाल ये है, आखिर क्यों स्पेन के बीचों बीच बसे गांव और कस्बे वीरान हो चुके हैं? क्यों हजारों घर आज सिर्फ खंडहर में बदल गए हैं? और कैसे यह इलाका जो कभी दुनिया की सबसे रोशन सभ्यताओं में गिना जाता था, अब घोस्ट टाउन्स में तब्दील हो गया है? बट सवाल ये है, क्या यह सिर्फ जॉब्स और इकोनॉमी की वजह से हुआ, या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा ऐतिहासिक राज जिसने धीरे धीरे पूरे देश की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को ही हिला दिया? तो आइए आज हम जानेंगे स्पेन के पॉपुलेशन कोलैप्स की वो कहानी जो फ्यूचर में पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी साबित हो सकती है। स्पेन की बात की जाए तो यह यूरोप का चौथा सबसे बड़ा देश है, जहां लगभग 5 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसका 70% एरिया पूरी तरह से खाली है। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में इस देश की 90% पॉपुलेशन तो केवल मैड्रिड और कुछ हाईलाइटेड कोस्टल एरिया में ही रहती है, जबकि बीच के एरिया में इक्का दुक्का लोग ही नजर आते हैं। 4.5 करोड़ लोग स्पेन के केवल 30% एरिया में ही बसे हुए हैं। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? आखिर स्पेन के अंदर पॉपुलेशन का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? जबकि अगर स्पेन की क्लाइमेट और जियोग्राफी की बात की जाए तो यह कमाल की है, क्योंकि यह एक ऐसा देश है जहां पर आपको माउंटेन, खूबसूरत बीच, घने फॉरेस्ट और डेजर्ट तक देखने को मिलेंगे। तो फिर यह येलो हाईलाइटेड एरिया आखिर खाली क्यों है? हमें पता है, अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि यह हमेशा से ही ऐसा होगा, यहाँ की पॉपुलेशन बसी ही इस तरह होगी। लेकिन आप पूरी तरह से गलत हैं। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यह एरिया हमेशा से खाली नहीं था, बल्कि कुछ साल पहले यहाँ कई गांव और शहर थे। जैसे ही आप स्पेन के सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ी थोड़ी दूरी पर खाली पड़े घर, वीरान गलियां और बिल्डिंग देखने को मिलेंगी जो खंडहर हो चुकी हैं। मगर सवाल यह उठता है कि आखिर लोग बसे बसाई कस्बों को छोड़कर जाने पर मजबूर क्यों हो गए? क्या यह केवल जॉब की कमी है, या फिर कोई हिस्टोरिकल या पॉलिटिकल रीजन है जिसके कारण भले ही देश के पास कितने भी संसाधन हो, कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर पॉपुलेशन नहीं होगी तो सब कुछ कोलैप्स कर ही जाएगा। यकीन मानिए, ये वो देश है जहां बच्चे पैदा होने से ज्यादा लोग मर रहे हैं। यानी यह सिर्फ आज का नहीं, बल्कि आने वाले कल का भी सबसे बड़ा खतरा है। दरअसल स्पेन की इस सिचुएशन को समझने के लिए आपको इतिहास में लौटना होगा। यह हजारों साल पुरानी बात है, जब इबेरिया का यह पूरा इलाका रोमन एम्पायर के कंट्रोल में हुआ करता था। उस टाइम इस जगह को हिस्पानिया कहा जाता था। रोमन एम्पायर के बारे में तो आप जानते ही हैं, यह एक सुपर पावर थी जो नॉर्दर्न अफ्रीका से लेकर यूरोप और आज के मिडिल ईस्ट तक फैली हुई थी। मगर बात तो वही है ना कि जो भी एम्पायर जितनी बड़ी होती है, उसे मेंटेन करना उतना ही मुश्किल और महंगा होता है। यही वजह थी कि रोमन एम्पायर 2 हिस्सों में बढ़ गया। पूर्व का हिस्सा बाइजेंटाइन साम्राज्य और पश्चिम का हिस्सा वेस्टर्न रोमन साम्राज्य बन गया। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि साम्राज्य को संभालने के लिए किया गया यह डिवीजन ही उनके पतन की शुरुआत बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही यह ताकत टूटी तो वेस्टर्न यूरोप में रहने वाले जर्मनिक ट्राइब्स ने अटैक करना शुरू कर दिया। असल में यहाँ पर तब विसिगोथ नाम की एक जर्मनिक ट्राइब हुआ करती थी। इस ट्राइब ने पूरे एवेरियन रीजन पर कब्जा कर लिया। यह कब्जा 250 सालों तक चला। विसिगोथ यहाँ तक राज करते रहे, लेकिन कभी भी स्थायी रूप से नहीं टिक पाए, और उनका यह कंट्रोल भी टेम्पररी साबित हुआ, क्योंकि अब इतिहास में मुस्लिम एम्पायर आने वाला था। एक ऐसा एम्पायर जिसने तलवार के दम पर पूरे एरिया को जीतकर अपने कदमों में लाकर खड़ा कर दिया। इसकी शुरुआत हुई थी 711 ईस्वी में, जब मुस्लिम जनरल तारिक इब्न जियाद अपने सोल्जर्स के साथ जिब्राल्टर के रास्ते स्पेन में दाखिल हुआ था। वहां पहुंचकर उसने जो किया वह इतिहास का सुनहरा पन्ना बन गया। मुस्लिम शासकों ने हिस्पानिया का नाम बदलकर अल अंदलुस कर दिया। यह कब्जा स्थायी साबित हुआ और अगले 8 सदियों तक यानी 800 साल तक स्पेन में मुस्लिम रूल चलता रहा। 800 सालों में अल अंदलुस में सब कुछ बदल गया। अब यह जगह एक नॉलेज हब बन चुकी थी। यहाँ पर साइंस, फिलॉसफी, आर्किटेक्चर से लेकर कल्चर तक ने अपनी ऊंचाइयां हासिल की। उस समय यह दुनिया के सबसे डेवलप शहरों में से एक बन चुका था। यहाँ लाइब्रेरी से लेकर यूनिवर्सिटीज तक मौजूद थी। लोग शिक्षा के लिए यहाँ आते थे। एजुकेशन को ही सबसे बड़ी दौलत माना जाता था। लेकिन अल अंदलुस की यह सुनहरी दास्तान ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। जल्द ही मुस्लिम एम्पायर के सामने क्रिश्चियन एम्पायर आ खड़ा हुआ। क्रिश्चियन विरोध का सामना मुसलमानों को शुरुआत से ही करना पड़ा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे रिकॉन्क्विस्टा शुरू हुई।
रिकॉन्क्विस्टा की बात की जाए तो यह एक बहुत ही लंबी लड़ाई थी। यह क्रिश्चियन किंगडम्स ने मिलकर सदियों तक लड़ी थी ताकि स्पेन से मुसलमानों को बाहर निकाला जा सके, और आखिरकार ऐसा ही हुआ। 15वीं सदी के अंत में बैटल ऑफ ग्रेनेडा हुई। इस बैटल में क्रिश्चियन आर्मीज ने आखिरकार मुसलमानों को हरा दिया और स्पेन पर दोबारा से क्रिश्चियन किंगडम्स का कब्जा हो गया, और यहीं से एक नए पन्ने की शुरुआत भी हुई। स्पेन का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। अब स्पेन दुनिया की सबसे बड़ी कॉलोनियल सुपर पावर में से एक बनने की ओर आगे बढ़ गया, जो 16वीं से 19वीं सदी तक चला। 19वीं सदी तक स्पेनिश एम्पायर फैला रहा, कैलिफोर्निया से लेकर अर्जेंटीना तक, यहाँ तक कि एशिया का फिलीपींस भी स्पेन के कंट्रोल में हुआ करता था। पर वो कहते हैं ना कि कोई एम्पायर कितना भी बड़ा हो, एक ना एक दिन उसका अंत आता ही है। स्पेनिश एम्पायर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसका डिक्लाइन शुरू हो गया। 1900 के आते आते 50 लाख वर्ग मील में फैला हुआ स्पेनिश एम्पायर सिकुड़कर केवल 1,95,000 वर्ग मील तक रह गया। लेकिन अभी भी कुछ तो मिसिंग था। दरअसल फिर आया टर्निंग पॉइंट, जब 1930 में स्पेन में एक खूनी सिविल वॉर शुरू हो गया। यह एक ऐसा युद्ध था जो 1939 तक चला। इसके अंत में जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको की नेशनलिस्ट फोर्सेज ने जीत हासिल कर ली। इसके बाद फ्रैंको स्पेन का शासक बन गया और यह अगले 30 सालों तक स्पेन पर शासन करता रहा। यकीन मानिए, यही 3 दशक स्पेन की मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे डार्क पीरियड माने जाते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस सिविल वॉर में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और स्पेनिश इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो गई थी। लेकिन लगता है कि स्पेन के अच्छे दिन अभी भी शुरू नहीं हुए थे। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद फ्रैंको की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज सामने आ गई। इन पॉलिसीज ने देश को आइसोलेट कर दिया। दरअसल उस समय स्पेन की आधी से ज्यादा आबादी विलेज में ही रहा करती थी। यहाँ पर लोगों का एक ही काम था, खेतीबाड़ी करना और पशुपालन करना। मगर जनरल फ्रैंको ने बॉर्डर्स को पूरी तरह से सील कर दिया। पता है क्यों? उसने ऐसा इसलिए किया ताकि लोकल इंडस्ट्री को बचाया जा सके। अब बॉर्डर पूरी तरह से क्लोज हो चुके थे, इंपोर्ट बंद हो गया था, जिसकी वजह से किसानों को ना तो नई मशीन मिल पाई और ना ही पेस्टिसाइड, जिसकी वजह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी खत्म हो गई थी। साथ ही सरकार ने एग्रीकल्चर प्राइसेस को भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से स्पेन की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पूरी तरह से तबाह हो गई। इसी वजह से ग्रामीण लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। वह खेतीबाड़ी को छोड़कर या तो शहरों की ओर निकल पड़े या फिर दूसरे देशों की तरफ माइग्रेट करने को मजबूर हो गए। हालात कितने बुरे हो गए थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि 1950 के अंत तक आते आते जनरल फ्रैंको को आखिरकार अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ी। उसे समझ में आ गया था कि अगर स्पेन को बचाना है तो दुनिया से दोबारा जुड़ना ही पड़ेगा, और फिर आखिरकार ऐसा ही किया गया। इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बॉर्डर्स को दोबारा ओपन कर दिया गया। यही शुरुआत थी इकोनॉमिक मिरेकल की। अगर इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो बॉर्डर खुलने से 2 बड़े बदलाव आए। पहला, जर्मनी और यूके जैसे देशों के साथ ट्रेड शुरू हुआ, जिससे स्पेन की इकोनॉमी में तेजी आने लगी। दूसरा, यह इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्बन एरिया में हो रही थी। बड़ी कंपनियां, फैक्ट्री यूनिट्स और कॉरपोरेट ऑफिस सबके सब शहरों में ही थे, जिसकी वजह से शहर अट्रैक्शन का पॉइंट बन गए। और यह तो आप भी जानते हैं, जहां कंपनियां होती हैं वहीं जॉब आती हैं, और जॉब के लिए ही तो लोग बसावट करते हैं। असल में पहले तो लोग एग्रीकल्चर कोलैप्स की वजह से गांव छोड़ ही चुके थे। अब इंडस्ट्री और इकोनॉमी की वजह से वे सेंट्रल स्पेन के खाली इलाकों से उठकर कोस्टल सिटीज की तरफ जाने लगे। इकोनॉमी ने इस माइग्रेशन को परमानेंट बना दिया था। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस पॉपुलेशन डिक्लाइन के पीछे केवल इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि एक और रीजन है, और वह है स्पेन की ज्योग्राफी। दरअसल जैसा कि हमने अभी बताया, स्पेन बहुत ही खूबसूरत देश होने के साथ साथ एक पहाड़ी देश भी है। यहाँ इतनी ज्यादा पहाड़ियां हैं कि यह यूरोप की सेकंड मोस्ट माउंटेन्स कंट्री मानी जाती है। स्पेन का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत नम है, लेकिन स्पेन का मध्य और दक्षिणी भाग बहुत अधिक शुष्क यानी कि ड्राई है। कई स्थानों पर तो लगभग रेगिस्तान जैसी स्थिति पाई जाती है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा टेम्परेचर स्पेन का ही रहता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से यह और भी खराब होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत ज्यादा तेज होती है और अनप्रिडिक्टेबल सीजन ने किसानों को मजबूर कर दिया है। इसका असर इन इलाकों की पॉपुलेशन पर भी पड़ा है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग स्पेन का चौथाई हिस्सा डिजर्टिफिकेशन की प्रक्रिया में है। इनफैक्ट आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अगर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग नहीं रुकी और हालात नहीं बदले तो आने वाले कुछ सालों में स्पेन का 18% हिस्सा हमेशा के लिए डेजर्ट बन जाएगा।
वैसे गांव छोड़ने का एक कारण यह भी है कि यहाँ पर प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ का माइग्रेशन अब अनस्टेबल बनता जा रहा है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा खाली हिस्सा है स्पेन का सरनिया सेल्टिबेरिका रीजन। सरनिया सेल्टिबेरिका की बात की जाए तो यह इलाका क्रोएशिया और डेनमार्क से भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर इंसानी डेंसिटी सहारा डेजर्ट के बराबर है। यहाँ मौजूद माउंटेन रीजन ने इसे इतना मुश्किल टेरेन बना दिया है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन या ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाना बहुत ही महंगा होने के साथ साथ प्रैक्टिकली कॉम्प्लेक्स भी है। यही वजह है कि यह रीजन हर सदी में बैकवर्ड ही रह गया। इसी वजह से राजधानी मैड्रिड से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर बसे कई टाउन पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। ये अब घोस्ट टाउन्स बन गए हैं, लेकिन कुछ साल पहले तक यह लोगों से भरे रहते थे। अब यहाँ पर केवल 50 लोग रहते हैं। लेकिन जैसा कि हमने अभी आपको बताया, यह डेमोग्राफिक डिक्लाइन केवल जियोग्राफी और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक और मिस्टीरियस इशू है, और वो है यहाँ का फर्टिलिटी रेट। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि स्पेन वह देश है जहाँ पूरे यूरोप में सबसे कम फर्टिलिटी रेट है। इनफैक्ट पिछले 5 सालों में स्पेन में बर्थ से ज्यादा डेथ हो चुकी हैं। आप जानकर और भी हैरान रह जाएंगे कि स्पेन ऐसा देश है जहाँ की महिलाएं औसतन केवल एक ही बच्चा पैदा करती हैं, जबकि सस्टेनेबल पॉपुलेशन के लिए कम से कम 2 बच्चे प्रति महिला होना जरूरी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर यहाँ पर बच्चे इतने कम क्यों होते हैं? इसके पीछे कई सारे रीजन हैं। सबसे बड़ी वजह है लेट मैरिज। दरअसल स्पेन में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ का जॉब मार्केट अनस्टेबल है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जिंदगी सेटल करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और फैमिली शुरू करने की उम्र निकल जाती है। इनफैक्ट स्पेन में 10% महिलाएं ऐसी हैं जो 40 साल की उम्र में पहला बच्चा पैदा करती हैं। यही वजह है कि आज स्पेन को पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से एक मैसिव क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि स्पेन को तो वार्निंग मिल चुकी है कि अगर जल्दी इसका फर्टिलिटी रेट 2 के करीब नहीं पहुंचा तो 2040 तक यह नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ में चला जाएगा। यानी यह ऐसा देश बन जाएगा जिसे अपनी पॉपुलेशन को बैलेंस करने के लिए कम से कम 60 से 70 लाख इमिग्रेंट्स की जरूरत पड़ेगी। और हालात ऐसे हैं कि स्पेन का यह खाली हिस्सा और भी बढ़ सकता है। अब तो बस यही कहा जा सकता है कि अगर स्पेन को अपने खाली हिस्से को बचाना है तो सरकार को कपल्स को इंसेंटिव्स, बर्थ बेनिफिट्स और ग्रामीण एरिया में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना ही होगा। नहीं तो यह पॉपुलेशन पैटर्न आने वाले टाइम में और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो नई जनरेशन पैदा नहीं हो रही है और दूसरा जो जिंदा है वे देश छोड़कर जा रहे हैं। वैसे यह कोई नई बात नहीं है। ग्लोबल लेवल पर भी यह मुद्दा उठाया जा चुका है कि ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा पॉपुलेशन कोलैप्स है, ना कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्योंकि हम तो एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन अगर हम स्पेन जैसे देश को देखें तो स्थिति बिल्कुल ही उलट नजर आती है। तो ये थी कहानी स्पेन की, जो अब गायब होने के कगार पर पहुंच चुका है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।